पर केजी। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है। मोमबत्ती की ज्वाला का जो मध्य भाग होता है वो जो दिखाई देता है वो जो होता है पीला कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। इसका सही उत्तर जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, निम्न में से कौन विस्फोट का उदाहरण है। तो निम्न में से जो है इस पटाखा जो है वो विस्फोट का उदाहरण। देखते हैं भी पटाखा जो होता है वो फटता है। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अज्वलनशील पदार्थ है, यानी जो जलता नहीं है। इसका सही उत्तर जो होगा एक से अधिक, ना बर्फ जलता है ना पत्थर जलता है, यानी एक से अधिक। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। ज्वाला में जो होते हैं वो 3 क्षेत्र होते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं। वनों को समाप्त करने को हम वनों उन्मूलन कहते हैं, यानी वनों को समाप्त करना क्या कहता है, वनोन्मूलन। बी सही उत्तर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन है कि जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जाती है या होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं। वे जो कहलाते हैं उसे हम संकटापन्न जंतु कहते हैं, यानी ये संकट की स्थिति में हैं। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। वर्तमान में बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या जो है वो 54 है। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन का मुख्य कारण जो है एक से अधिक होगा, क्योंकि कागज का निर्माण, शहरीकरण जो हो रहे हैं, भवन निर्माण, इसमें वनों की लकड़ी की कटाई निरंतर और दिनों दिन हो रही है, जिसके कारण वन की कमी होती जा रही है, यानी इसका सही जो उत्तर होगा एक से अधिक होगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है। इसका सही उत्तर जो होगा पीठ होगा। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण जो किया जाता है वो इन सीटू द्वारा किया जाता है, इन सीटू। 111 नंबर क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है। उसे हम कहा जाता है अभयारण्य। अभयारण्य एक ऐसा जगह है जहाँ जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। गर्म पिंड से ठंडे पिंड के ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो चालन कहलाता है। 113 नंबर क्वेश्चन है, वनों उन्मूलन का स्थायी हल क्या है। वनों उन्मूलन का जो स्थायी जो हल है वो पुनर्वरोपण है, यानी फिर से वन को रोप देंगे तो उसका जो उन्मूलन होगा उसे रोका जा सकते हैं। सरकार जो पेड़ लगाने पर इसलिए अधिक प्रचार और प्रसार कर रही है। 114 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला तापमापी के ताप पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है। प्रयोगशाला तापमापी के ताप पाठ्यांक की जो सीमा होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन की प्राकृतिक कारण क्या है। वनोन्मूलन की जो प्राकृतिक कारण है वो है दावानल और भीषण सूखा। इन्हीं 2 कारणों से वनोन्मूलन एक प्राकृतिक कारण है, नष्ट होना वन का। 116 नंबर क्वेश्चन है कि संरक्षण का क्या अर्थ है। संरक्षण का अर्थ होता है रक्षण।
117 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भौम जल स्तर के निम्नीकरण का क्या कारण है? तो भौम जल स्तर के निम्नीकरण का कारण जो है वो है वनोन्मूलन। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य जो है वो एक से अधिक होगा, क्योंकि कृषि करना, घरों और कारखानों का भी निर्माण करना में वनों का कटाई किया जा रहा है। विश्व ऊष्मन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? विश्व ऊष्मन के लिए जो प्रमुख उत्तरदायी गैस है वो है CO2। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से क्या क्या होता है? वनोन्मूलन से जो होता है वो सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होता है। 121 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका के गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्रक में उपस्थित होते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन जो है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पाया जाता है हरी पत्तियों में। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यानी आत्महत्या की जो थैली कही जाती है वो लाइसोसोम क्या कहा जाता है? यानी कोशिकांग को आत्महत्या की थैली, कोशिकांग के आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव जो है निम्न में से कोई नहीं है। 126 नंबर क्वेश्चन है कि सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक जो होता है वो जीन होता है। किसे कोशिका ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक को किस अभिरंजन द्वारा अभिरंजित किया जाता है? केंद्रक को सैफरिन द्वारा अभिरंजन द्वारा अभिरंजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका जो होता है उसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। 131 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधे की कोशिकाओं का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित यानी क्या नहीं पाया जाता है या क्या नहीं होता है या अनुपस्थित होता है? 132 का सही उत्तर जो होगा कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुआ? कोशिका की जो खोज हुई 1565 ईस्वी में हुई, रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई कौन सी है? जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना जो इकाई है वो कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? यदि बर्फ में लकड़ी का चम्मच डालते हैं तो उसमें कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज जो की गई रॉबर्ट हुक ने की।
नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? नर और मादा युग्मक जो हैं वो मिलकर युग्मनज बनाते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक जो निषेचन होता है वो मादा के शरीर में होता है। 139 नंबर क्वेश्चन है, मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? मादा युग्मजन तथा नर युग्मन के संयोजन की जो विधि कहलाती है वो कहलाती है निषेचन। 140 नंबर क्वेश्चन है, वे जंतु जो सीधे जंतु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें हम अंडप्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप्रजक जंतु। 141 नंबर क्वेश्चन है, एक युग्मनज पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की जो संख्या होती है वो 1 होती है। 142 नंबर क्वेश्चन है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं। जरायुज। और जो अंडा देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहा जाता है। अलैंगिक के द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में किसमें होता है? अलैंगिक विखंडन द्वारा जनन निम्न में किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बी होगा, पैरामीशियम। यानी जो पैरामीशियम होता है उसमें पैरामीशियम यानी 143 का बी सही उत्तर होगा। 144 नंबर, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में जनन की जो विधि है वो है ऑप्शन बी, मुकुलन। 145 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में जो जनन होता है वो होता है द्विविभाजन द्वारा। 146 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण निषेचन कहाँ होती है? ब्राह्मण निषेचन जो होता है वो होता है मादा के शरीर के बाहर। यानी ब्राह्मण निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। मुर्गे अंडे के ऊपर क्यों बैठते हैं? मुर्गे अंडे के ऊपर इसलिए बैठते हैं ताकि ऊष्मायन के लिए यानी गर्म अंडा गर्म रहे और सही रहे। निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में पारा होता है या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर या प्रयोगशाला थर्मामीटर दोनों में पारा होता है। 148 का सी उत्तर होगा। अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन सी है? अलैंगिक जनन की जो विधि होती है वो सही उत्तर इसका 149 का डी होगा, यानी 1 से अधिक। बीजाणु द्वारा मुकुलन द्वारा द्विखंडन 1 से अधिक उत्तर होंगे। 150 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो इसका सही जो उत्तर होगा ये होगा ईस्ट। निम्न में किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। ईस्ट एवं हाइड्रा दोनों में होता है युग्मक द्वारा जनन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है? 151 का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाणु। अंडाणु जो होता है मादा मनुष्य का मादा युग्मक क्या कहलाता है? अंडाणु। क्या कहलाता है? अंडाणु। 152 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? तो इसका सही जो उत्तर होगा इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो यौनारंभ के दौरान
नहीं होते। यौनावस्था प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं वो टेस्टोरोन है। टेस्टोरोन जो होता है वो यौनावस्था प्रारंभ पौरुष हार्मोन स्रावित, यानी मनुष्य के पुरुष का जो हार्मोन होता है वो टेस्टोरोन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु के लिंग नर के रूप पर निर्धारित करता है? यानी लड़का एवं लड़कियों का जो होना होता है वो जो निर्धारित करता है वो एक्स वाई गुणसूत्र पर, यानी एक्स एक्स जो हो गई वो पुत्री पैदा हो, यदि एक्स वाई गुणसूत्र जो हुए उसमें पुत्र का पैदा होना निर्धारित होता है। लड़कों के गलों में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? जो हमारे कंठ के पास जो उभरा हुआ भाग होता है वो जो कहलाता है उसे एडम्प एपल या कंठ मणि कहते हैं, जो प्रायः लड़कों में उभर जाता है। यह हार्मोन के कारण होता है, इसीलिए पुरुषों की आवाज़ भारी होती है और महिलाओं की आवाज़ सुरीली होती है। 156 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य के कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है? यानी एड्स का जो प्रसार होता है वो कैसे होता है? इसका सही जो उत्तर होगा 1 से अधिक हो जाता है। सही उत्तर क्या होगा? नहीं, इसका सही उत्तर कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाजे न साझा करने से, कंघी से नहीं होता, मच्छर काटने से भी एक से, मैंने इसका सही जो उत्तर होगा ई होगा। 158 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है और पुरुष कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। यानी मादा में एस्ट्रोजन होता है और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है। अगला क्वेश्चन है 149, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका को हम गुणसूत्र कहते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था की उम्र क्या है? किशोरावस्था की जो उम्र है वो 11 से 19 वर्ष मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव का सामान्य अवधि क्या है? स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की जो अवधि है 1 माह का लगभग होता है, जो उपयुक्त में से कोई नहीं है। कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है? यानी शैशवावस्था जो होता है वो होता है 0 से 4 साल तक। 163 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है? यानी किशोरों के लिए सर्वोत्तम जो आहार है वो है आपका रोटी, दाल और सब्जी। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है? शरीर में होने वाले परिवर्तन जो होता है वो एक वृद्धि का भाग है। 165 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि क्या है? वृद्धि जो है एक प्राकृतिक प्रक्रम है। 166 नंबर क्वेश्चन है कि किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? मनुष्य के जो शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं वो होता है किशोर अवस्था में। उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। यानी बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। निम्नांकित बलों में कौन सा संकर्षित बल है? सही उत्तर इसका जो होगा वो उपयुक्त ई होगा। अगला क्वेश्चन 169 नंबर है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है?
कुएं से जो पानी खींचते हैं वो अभिकर्षण बल लगता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? माने प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? उसे हम दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन है, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? यदि किसी दरवाजे को हम धक्का दे रहे हैं तो उसमें अभिकर्षण बल लगता, अभिकर्षण नहीं, ये अपकर्षण बल लगता है। अपकर्षण बल, यदि दरवाजे को धक्का दे रहे हैं तो। 173 नंबर, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। यानी सूखे मौसम में जब बाल में कंघी करते हैं तो बाल बिखर जाता है, इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? इसका जो मुख्य कारण है वो स्थिर वैद्युत बल लगता है, जिसके कारण बाल बिखर जाते हैं। बल का मात्रक कौन है? बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। निम्न में से कौन दाब का मात्रक है? दाब का मात्रक जो है वो है पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहें या पास्कल कहें, दोनों इसी का मात्रक है। चलिए 176 नंबर क्वेश्चन है कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? बैलों द्वारा गाड़ी को जो खींचा जाता है उसमें पेशीय बल लगता है। 177 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिरती है? कोई भी वस्तु जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि बल क्या है? बल जो होता है वो क्या है? बल जो है वो एक परिणाम और दिशा दोनों होती है। यानी बल जो होता है, बल में परिणाम और दिशा दोनों होता है। बल के कौन कौन से रूप है? बल के जो रूप होते हैं वो है अभिकर्षण और अपकर्षण, यानी अभिकर्षण और अपकर्षण। भार का मात्रक क्या है या कौन है? भार का जो मात्रक होता है वो होता है आपका निम्न में से कोई नहीं है। भार का मात्रक एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है? बल का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी बल का प्रयोग जो होता है वस्तु की गति में, कार्य में, एक से अधिक आंसर सही है। 182 नंबर क्वेश्चन है, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है? तरल घर्षण को कम करने की सही जो आकृति है वो है वृत्तीय। 183 नंबर क्वेश्चन है, जिस द्रव के उपयोग में घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्नेहक द्रव। स्नेहक द्रव जो होता है, इस द्रव का उपयोग घर्षण कम हो जाता है। 184 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण हमेशा जो होता है क्या होता है? घर्षण जो होता है वो हमेशा एक से अधिक, डी ऑप्शन सही होगा। घर्षण विपरीत भी हो सकता है, संपर्क तल पर आरोपित भी हो सकता है, यानी एक से अधिक सही उत्तर होगा। 185 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा घर्षण बल को क्या कहते हैं? सबसे छोटा घर्षण बल को लोटनिक बल कहते हैं। लोटनिक बल। 186 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण से क्या उत्पन्न होता है?
घर्षण से जो होता है वो ऊष्मा उत्पन्न होता है। 187 नंबर क्वेश्चन है, टायर के तलियों की गोटी क्या करती हैं? यानी टायर की तलियों की जो गोटी होती है वो घर्षण को बढ़ाता है। तैलीय सतह से क्या होता है? तैलीय सतह से जो होता है वो घर्षण कम होता है। बर्फ पर तैलीय सतह से क्या होता है? तैलीय सतह से घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर चलते समय आप फिसल जाएंगे क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि बर्फ पर चलते हैं तो हम फिसलते हैं, चूँकि इसका कारण यह होता है कि बर्फ पर घर्षण कम होता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होता है या घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैरम बोर्ड जब हम खेलते हैं तो उस पर पाउडर का छिड़काव करते हैं। हम पाउडर का छिड़काव इसलिए करते हैं क्योंकि उससे जो घर्षण होता है वो कम होता है, इसीलिए स्ट्राइकर जो होता है तेज़ी से भागता है। 191 नंबर क्वेश्चन है, कौन से वाहनों का टायर खांचेदार होते हैं? यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, कोई टायरों जो होते हैं खांचेदार, कौन से वाहनों का टायर खांचेदार होते हैं? हाँ, एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि कार का, ट्रकों का टायरों जो होता है वो खांचेदार होता है। इसका सही उत्तर डी होगा। 192 नंबर, किस बल के कारण फर्श पर लुढ़की हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है? तो इसका मुख्य कारण जो है वो कारण है आपका घर्षण बल, यानी घर्षण बल के कारण कुछ समय बाद जाकर वो रुक जाती है। 93 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है? तो घर्षण के कारण जो होता है वो, घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है? यानी बॉल भी घिस जाता है, जूतों का सेल भी घिस, एक से अधिक से इसका सही उत्तर होगा। 194 नंबर क्वेश्चन है कि तरल में कौन गति कर सकता है? तरल में जो है वो एक से अधिक, मछली और सांप दोनों गति कर सकते हैं, एक से अधिक सही उत्तर होगा। घर्षण बल किस पर निर्भर होता है या करता है? घर्षण जो बल होता है वो निर्भर करता है एक से अधिक, यानी आकृति पर भी, और अभिलंब बल पर भी एक से अधिक। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसे हम, इसका सही उत्तर जो होगा लोटनिक घर्षण कहलाता है। कौन सा घर्षण कहलाता है? लोटनिक घर्षण। 197 नंबर क्वेश्चन है, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होते हैं? तो ये घर्षण बल जो होते हैं इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय है। सही उत्तर इसका 197 का बी होगा। 198 नंबर क्वेश्चन है, यदि हम दरवाज़ों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण जो होगा वो कम हो जाएगा। 199 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि जो संचरित हो सकती है वो किस में हो सकती है? ध्वनि का जो संचरण होता है ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में, यानी उपयुक्त में एक से अधिक इसका सही उत्तर है। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? अप्रिय ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर शोर होता है, यानी जो सुनने में ध्वनि अप्रिय लगती है वो शोर कहलाती है। थैंक यू।